prohibiting someone from doing some specified act or commanding someone to undo some wrong or injury। इंजंक्शन कहते सेम एक ऑर्डर होएगा जिसਨੂੰ कोर्ट देगा ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल कोट ਕੀਤੀ है मेरी प्रेमिसेस दे मेरी जो प्रॉपर्टी है जिस पर्सन को उसका पोजेशन है देन ऑटोमेटिकली वो मेरी प्रॉपर्टी ना रिलेटेड उन्नी देर तक कोई डिसीजन नहीं ले सकता जिन्नी देर तक कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया होए ओके उस सम स्पेसिफाई एक्ट जो है उस दे अंडर प्रिस्क्राइब्ड होएगा उस ऑर्डर दे अंडर ऑर्डर फॉर इंजंक्शन जिसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੇ ਆਰਡਰ। And further, center rules governing the grant of injunctions are in section 36 to 42 of Specific Relief Act. These procedural law basically prescribed provisions related to injunction and the provisions section 36 to 42. And further, Order 39, Rule 1 and 2, and even in a substantive form, you quote Section 151, deals with the inherent power of court. Okay? It means these provisions talks about the concept, the provision related to injunction. Okay? जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उस विच इंजंक्शन आई थिंक तुसी स्टडी नहीं किया होगा शायद करना है ठीक है आई थिंक के थोड़ा फाइनल सेमेस्टर ही तो है ये ਤੁਹਾਨੂੰ है बच्चे सिलेबस के अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हाँ जी मैम ये कर चुकी है पहले ओके ओके ये कर चुकी ठीक है बच्चे ऑर्डर 39 जो है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जो है रूल 1 और 2 प्रिस्क्राइब्ड है एंड फर्दर सेक्शन 151 जो इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट जो है मेनली वो उसमें भी एंड फर्दर हमारे पास है टाइप्स ऑफ इंजंक्शन ठीक है इसमें मेनली आती है हमारी जो आपने ऑलरेडी आई थिंक किया होगा टाइप अगर आपने ये पढ़ा है देन आपने टाइप्स भी की होगी एंड फर्दर इसमें आता है ठीक है ये जो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है टेम्परेरी है परमानेंट है परपेचुअल है मैंडेटरी इंजंक्शंस है दीस आर कोटेड एंड फर्दर हम आते हैं प्लेंट पर ठीक है अब हम इसकी क्या करेंगे प्लेंट ड्राफ्ट करेंगे इसमें मेनली इसको समझने के लिए ड्राफ्ट करने के लिए पहले हमें प्लेंट के बारे में जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फिर भी एक बार बता देती हूँ ओके प्लेंट क्या है प्लेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द कंटेंट ऑफ एनी सिविल सूट which shows the plaintiff claim after filing suit and plaintiff is the plaintiff is the first step of sorry यहाँ पे plaintiff नहीं है plaint है ओके ये आप करेक्ट कर लो the plaint is the first step of the plaintiff in the form of legal document for the commencement of suit and also shows that what plaintiff wants from the suit ठीक है अब इसमें ऑटोमेटिकली इस परफॉर्मा में हमारी जो प्लेंट फॉर इंजंक्शन जाएगी वो हमने क्या है रिटन कंटेंट्स जो तैयार करने हैं ठीक है उसमें क्या होता है प्लेंट जो है ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेप होता है क्योंकि उसमें सब कुछ नोट डाउन होता है ओके इस पर्सन के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली इसने ये मेरा राइट इन्फ्रिंज किया है ठीक है जो जो भी इसमें आप कोटेड हो जो मैंने आपको पहले बताया था ठीक है जैसे उसमें होगा नेम ऑफ द कोर्ट नेम ऑफ द पार्टीज फैक्ट ऑफ द केस मैटर इन इशू एंड प्रेयर एंड में ठीक है मतलब कौन सी कहानी है आपकी कौन सा मुद्दा है ठीक है और उस मुद्दे के बाद आप कोर्ट से रिलीफ क्या चाहते हो ठीक है प्रेयर क्या करना चाहते हो हमें कौन सा रिलीफ चाहिए ओके इसमें आप वो कोट करोगे ओके एंड फर्दर सेक्शन 26 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर स्टेट एवरी सूट शैल बी instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed okay इसमें मेनली सेक्शन 26 जो है सीपीसी में उसमें ऑटोमेटिकली प्रिस्क्राइब्ड है जो भी आप सूट फाइल करोगे उसके साथ आप
प्लेंट जो है मतलब प्लेंट से ही उसे क्या करोगे, मेनली प्रेजेंट करोगे। एंड फर्दर जो मैंने आपको पहले बताया इसमें कॉज ऑफ एक्शन होगा, उसको भी आप मेनली कोट करोगे। एंड नेसेसरी कंटेंट्स ऑफ अ प्लेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं, अ प्लेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, उसमें सब कुछ नेसेसरी कंटेंट्स दिए जाएंगे। एंड फर्दर प्लेंट वो मेंशन किस में है, ऑर्डर 7 रूल 1 to 8, ठीक है, उसमें कंटेंट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, या में कौन कौन से होंगे, जैसे पार्टीज होंगे, ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द केस होंगे, कॉज ऑफ एक्शन होगा, प्रेयर होगी, ओके। एंड फर्दर इसमें वो सब चीजें प्रिस्क्राइब्ड है, नेम प्रिस्क्राइब करोगे आप, एड्रेस करोगे प्लेंटिफ का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कोड करोगे, डिफेंडेंट का भी आएगा इसमें, और मेनली जो है प्लेंटिफ का भी आएगा। And plaint should also contain about the relief which the plaintiff seeks from the court. Okay? इसमें आप रिलीफ का जो पॉइंट है, प्रेयर जो है जिसमें आप कोट करते हो, क्योंकि रिलीफ के बिना तो ऑटोमेटिकली वो आपकी एक्सेप्ट ही नहीं होगी, रिलीफ तो होना चाहिए ना। आप ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ क्या हो कोर्ट को, ठीक है, कहानी ਤੁਸੀਂ अपनी सारी दस ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਰੋਂਗ ਕਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ क्या है। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, अदर स्टूडेंट प्लीज टेल मी, पवित्र, हुजीत, रणवीर। Clear, madam. Okay. ओके ओके। एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास कुछ पॉइंट है रिलेटेड टू रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, कब हमारी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। प्लेंट इज रिजेक्टेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस व्हेन रिक्वायरमेंट आर नॉट फुलफिल्ड, ये तो स्पेसिफिकली है भी, अगर जो भी फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग है अगर आपने उन्हें फॉलो नहीं किया, देन ऑटोमेटिकली आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ रूल्स ऑफ प्लीडिंग में क्या होता है, उसमें मतलब आप सब कुछ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, आप सिर्फ फैक्ट्स कोट करोगे, आप एविडेंसेस कोट नहीं करोगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, आप फैक्ट्स दोगे, जो भी एविडेंसेस हैं वो आप अपने छुपा के रखोगे, उन्हें आप कब यूज करोगे, एट द टाइम ऑफ हियरिंग। अगर आपने एविडेंसेस ही आज दे दिए, प्लेंट में दे दिए, वो तो ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज हो जाएंगे, डिफेंडेंट को तो उनके बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि प्लेंट की कॉपी जो जाती है किसे जाती है, डिफेंडेंट को। जब कोर्ट नोटिस इशू करता है ना उसे, देन ऑटोमेटिकली उसमें प्लेंट की कॉपी अटैच होके जाती है, इट मींस उसको बताने के लिए तुम्हारे अगेंस्ट कौन कौन से एलिगेशन लगे हैं भाई, ओके, देन ही वो अपना पार्ट डिफेंड कर पाएगा। अगर आप एविडेंसेस भी सभी शो कर दोगे, मेरे पास तो ये विटनेसेस हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ब्रीच किया है, मेरे पास तो वो डॉक्यूमेंट भी है, ये है, इट मींस आप उस प्लेंट में फैक्ट्स दोगे बट उसमें आप लॉ भी नहीं दोगे, ठीक है, एंड इवन उसमें आप एविडेंसेस भी कोर्ट नहीं, ओके, क्योंकि कई बार तो यही नहीं पता होता कि किस लॉ में ये लाई करता है, अगर आप ही मेनली वो बता दोगे, देन ऑटोमेटिकली आपका डिफेंस लॉयर जो है डिफेंडेंट का, वो क्या करेगा, ओके, आपने तो सब कुछ ही बता दिया, इसलिए आप प्लेट में ऐसा कुछ नहीं बताओ, आप सिर्फ फैक्ट्स जो आपके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ही कोट करोगे, ठीक है, जैसे किस कोर्ट में आपका केस लाई कर रहा है, ओके। सेकंड वन, पार्टीज के नेम क्या है उसे आप डिस्क्राइब्ड करोगे, प्लेंटिफ का नाम, उसका एड्रेस, डिफेंडेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दोगे,
देन फैक्ट्स में आप ब्रीफ फैक्ट्स कोट करोगे, पूरी फुल फ्लेज कहानी दोगे। ओके, एंड लास्ट थर्ड वन होगा आपका कॉज ऑफ एक्शन। आपका फैक्ट्स तो आपने बता दिया, आपका मैटर इन इशू कौन सा है भाई, मुद्दा कौन सा है, आपको कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, ठीक है? आप हिंदू लॉ के अंदर जो है डिवोर्स चाहते हो, मेंटेनेंस चाहते हो, कस्टडी ऑफ चाइल्ड चाहते हो, क्या चाहते हो, ठीक है? जो भी आपका मेनली मैटर इन इशू होगा वो आप इसमें कोट करोगे। एंड लास्ट वन है आपका रिलीफ। रिलीफ के बिना ऑटोमेटिकली जो प्लेंट है उसे फुल फ्लैज नहीं माना जाता। ओके, कोर्ट को पता चलना चाहिए आप क्या मांग रहे हो, उस पर बेस्ड ही वो आपको रेमेडी देगा। कोर्ट ऐसे नहीं फुल फ्लैज आपको दे देगा। अगर ये दे देते हैं, आप मांगोगे भाई मेरा इतना खर्च हुआ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सन ने ब्रीच किया है मुझे 2 लाख का नुकसान हुआ उसमें, ठीक है? मैंने ऑलरेडी जो है ऑर्डर बना चुकी थी मैं, ठीक है? जैसे सपोज करो मैंने फैंस जो है अपने जो मेरे स्किल वर्कर है मैंने उनसे प्रिपेयर कर लिया, अब तू बोल रहा है भाई मैं इनका ऑर्डर नहीं लूंगा, वो तो मेरी चीज वेस्ट हो जाएगी ना। आपने लॉस कोट करना है, मुझे कितना लॉस हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से। एंड फर्दर आप इवन जो आपको हरासमेंट हुई है, मेंटल हुई है, आपने कोर्ट के चक्कर लगाए हैं, वो आप भी हरेसमेंट इसमें यूज करो। ओके, इट मींस आप रिलीफ में सब कुछ कोट करोगे जो आपको चाहिए। आपको कंपनसेशन चाहिए अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, आपको स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट की। कि आप कोर्ट को बोल रहे हो सर मेरा तो आप कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म करवाओ स्पेसिफिकली, मुझे कंपनसेशन नहीं चाहिए। मैं इन फैंस का अब क्या करूंगा, सीजन निकल चुका है। ओके, नेक्स्ट ईयर ये ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे, न्यू डिमांड होगी, देन मैं इसको क्या करूंगा, मुझे तो मेरा स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। ओके मैम। एंड फर्दर है हमारे पास the plaint is rejected in a case where the cause of action is not disclosed. If the cause of action is not disclosed, then it is not possible to prove the damage caused to the plaintiff. It means अब आप समझ ही सकते हो cause of action जो है वो कितना important है disclose करना, ये मुद्दा किसका है। Okay, and further the plaint is rejected in a case where all the documents are not properly stamped and the plaintiff on being required by the court to supply the required stamp paper within a time to be fixed by court. मतलब अगर जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली प्रॉपरली स्टैम्प्ड चाहिए, जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस रिलेटेड, जैसे आपके सिग्नेचर चाहिए क्योंकि जो प्लेन का परफॉर्मा होता है उसमें वेरिफिकेशन जो क्लॉज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आपने वो साइन नहीं करवाया देन आपका कौंसल थोड़ी उसके लिए लायबल होगा, जो आपने फैक्ट्स कोट किए हैं आपका एडवोकेट लायबल नहीं होगा, उसकी लायबिलिटी नहीं बनती प्रोफेशनल। ठीक है, जो कहानी बताई है उस पे आपके सिग्नेचर होंगे, आपकी कहानी है वो, उसकी नहीं है, उसने नहीं बनाई है। ठीक है, नो डाउट उसे इनडायरेक्टली जो है आपको बनाकर वही देते हैं, एम आई राइट, वही बनाते हैं ना कहानी तो। रणवीर नु पता होएगा, हाँ जी रणवीर बनाते हैं ना एडवोकेट साहब कहानी। जिनेंद्र हम दोनों ही हैं क्लास में। मैम पता नहीं। देखती हूँ रणवीर है क्लास में तो। रणवीर है, यस यस, बाकी स्टूडेंट चले गए, चलो कोई बात नहीं। ओके जिनेंद्र, इसमें ये होता है बच्चे, मतलब जो भी हम कहते हैं ना कि एडवोकेट्स जो हैं नो डाउट वो इनडायरेक्टली जो है खुद ही लिखते हैं। जैसे कोई इवन डिवोर्स केस है देन ऑटोमेटिकली वो उसमें डोमेस्टिक वायलेंस को भी इंक्लूड करते हैं। अगर उन्होंने डॉरी की डिमांड नहीं की तब भी बोलते हैं तू लिख, मुझसे कार मांगी, मुझसे ये चीज मांगी है ना, मुझसे गोल्ड ऑर्नामेंट्स मांगे, मतलब वो लिखवाते हैं डेली। ओके, इट मींस इसकी फुल फ्लैज जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काउंसिल की नहीं होती, ये फुल फ्लैज रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेनली पार्टीज की।
फर्दर हमारे पास द प्लेंट इज रिजेक्टेड व्हेन द प्लेंटिव फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9 ऑफ द ऑर्डर 8, ठीक है, जो हमने उसमें किए थे फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। इट मींस इनमें से क्या हो सकती है, हमारी प्लेंट जो है रिजेक्ट हो सकती है। दीज आर फ्यू लैंडमार्क केसेस इन दिस कैटेगरी, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस जनेंद्र एंड जीत, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बच्चे, अब हम आते हैं इसके परफॉर्मा पर। ओके, मैं आपको वो अब शो करूंगी, ठीक है। जस्ट हाँ जी बच्चे, ये है, आपको विजिबल हो रहा है जनेंद्र? हाँ जी मैम। ये हमारा परफॉर्मा है इंजंक्शन का। ओके, जैसे आपको ना इसमें से आपको जो हमारा आप बोल सकते हो थेरेटिकल पार्ट, वो आपके सिलेबस में पार्टीज टू सूट तक है, ठीक है। इसमें से आपको वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे पहले आते थे, ठीक है। जैसे मीनिंग, ऑब्जेक्ट एंड प्लीडिंग आपने कोट करना है, ठीक है। फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग के रिगार्डिंग आई थिंक अगर आपकी 4 यूनिट आ रही है देन 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, बट जो पूरा आपका फुल फ्लेज नेक्स्ट पार्ट है वो सब ऐसे ही आएंगे। आपको क्या करनी है, ड्राफ्ट, ठीक है। ओके, ये भी आ सकता है, आपको फैक्ट्स भी आ सकते हैं, उस पे बेस्ड आपने ड्राफ्ट करनी है। और ये भी आ सकता है आपको सिंपल ही बोल दें, ठीक है, ड्राफ्ट अ प्लेंट इन सूट फॉर इंजंक्शन। ओके जनेंद्र, देन बच्चे आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, जैसे ऊपर इन द कोर्ट ऑफ दिस, ओके, सूट नंबर दिस, आपने ये एग्जांपल के टॉप पे ऐसे मतलब कोट करना है, क्योंकि इनका सबका ना अलग अलग होगा। जैसे इसमें सिंपल है, इसमें तो प्लेंटिव डिफेंडेंट कोर्ट एंड सूट फॉर द इंजंक्शन ऑन द यूज ऑफ अनयूज्ड लैंड एज अ डंपिंग एरिया, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट्स बनाए गए हैं इसके, और प्रेयर कोटेड है, लाइक इट इज प्रेयर दैट अ डिक्री फॉर द इंजंक्शन इज पास्ड in favor of the plaintiff against the defendant and some other relief as a court effective, मतलब ऐसे आपने कुछ फैक्ट्स जो है अपनी तरफ से ऐड अप करने, ठीक है। मैं आपको मतलब इनके बारे में ऐसे ये इंफॉर्मेशन ऐसे मैं बनाकर दे रही हूँ, बट जो है ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन क्या आता है, ये भी हो सकता है आपको फैक्ट्स दिए हो, ठीक है, सिंपली बोल दिया गया हो कि आप इसको ड्राफ्ट करो, सिंपली प्लेट का है जो परफॉर्मा आप इसे कोट करो, ठीक है। देन वो आपने अपनी मर्जी से अपने ही फैक्ट्स बना देने हैं, ठीक है। बट इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, मार्क्स आपको किसके मिलेंगे, जो ये वाली चीजें हैं, इन द कोर्ट ऑफ दिस, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए आप किस कोर्ट में फाइल कर रहे हो, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये आप मेनली जो है, अगर सिविल है देन इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिविल कोर्ट आप लिखोगे ऊपर, अगर क्रिमिनल है देन ऑटोमेटिकली, जैसे हमने बोर्ड प्रॉब्लम में भी किया है ना, हम उसमें कर रहे हैं क्रिमिनल, ठीक है बच्चे। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, फिर मैं
कल आपको दोबारा से ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। ओके मैम। ओके रणवीर, गुरजीत, कोई प्रॉब्लम बच्चे? नहीं मैडम। ठीक है ना बच्चे, इन्हों तुसी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऐसे ही जो है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ परफॉर्मेंस दूंगी, ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ हेल्प ਦੇ ਲਈ। सारे अपने अलग अलग हैं, जैसे थोड़े सिलेबस है ना उस अकॉर्डिंगली ये सारे अपने अलग अलग हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आएगा ਤੁਹਾਡੇ सिलेबस ਦੇ अकॉर्डिंगली ही, बट ये हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ फैक्ट्स ਦਿੱਤੇ हो सकते ने, ਜਾਂ ये हो सकता है ਤੁਸੀਂ अपने फैक्ट्स खुद जो है बनाने हैं। ओके बच्चे? ओके मैम। मैम एक वो भी बता दो, बुक कौन सी लेनी है सब्जेक्ट की? बुक आपने लेनी है चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। ड्राफ्टिंग बाय चतुर्वेदी, and principles and forms of pleading, drafting and conveyancing with advocacy and professional ethics by Dr. A.N. Chaturvedi. A.N. Chaturvedi. Okay. इसका ना आपको लेटेस्ट एडिशन लेना, मेरे पास तो इसका ना पुराना है, 16th है मेरे पास, 11th एडिशन। अगर आप परचेज कर रहे हो देन ऑटोमेटिकली आप न्यू बुक परचेज कर। वैसे तो सेम परफॉर्मा तो सेम ही होता है, ठीक है, ये तो सालों से यही चला आ रहा है। ओके, ये हो सकता है आपको जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है ना स्टार्टिंग वाला, इसमें से आपको न्यू केसेस मिल सकते हैं। वैसे इतना करते नहीं, मैंने आपको जितने केस है ना न्यू मैंने वो बता भी दिए हैं आपको। ओके बच्चे? ओके मैम।